चाहत फ़तेह अली खान साहब से आपका इंटरेक्शन हुआ सोशल मीडिया के थ्रू? उनकी पोस्ट पे मैंने कमेंट किया था फ़नी, और चाहत साहब फिर मेरे इनबॉक्स में आ गए थे। चाहत फ़तेह अली खान साहब को कैसे लगते थे आपको एज अ सिंगर? एक सिंगर तो नहीं कह सकते, वो एंटरटेनर कह सकते हैं आप। आपको लगा नहीं कि यार अगर मैं यहाँ जाऊंगी तो मेरा तो करियर डैमेज होगा? शायद बदोबदी के बाद शायद मुझे अकल आई कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। फोन में ब्लॉक का ऑप्शन है, आप ब्लॉक करें। चाहत फ़तेह अली खान साहब की उम्र देखें और आपकी उम्र में मेरे ख्याल से देयर इज अ ह्यूज गैप। वो 27 साल की और मैं 37 साल की हूँ। आपको नहीं पता कि कब कुछ भी हो जाए? अगर मुझे ये पता होता कि ये हो जाएगा तो मैं कभी भी ना करती। जब आपने सोचा इस बारे में कि मेरी क्या मजबूरी, तो क्या मजबूरी आपको समझ आई कि ना समझी थी, और मजबूरी कोई नहीं थी मेरी। अच्छा, जो वीडियो वॉइस मैसेजेस मैंने सुने हैं उनमें उन्होंने एक वॉइस नोट उनका ये है कि अगर आपने रात पे रुकना हो तो आप रुक जाइएगा। जी बच्चों, किसी को साथ ना लेके आइएगा प्लीज, बड़ी मेहरबानी। कश्यप ने मेरे साथ होना है क्योंकि मेरे पास है भी नहीं ना मोबाइल शोबाइल, तो शायद उसी के मोबाइल से कॉल करूंगी आगे इन ड्राइव वगैरह करवाने के लिए भी। अल्लाह ने आपको इतना नाम दे दिया माशाल्लाह, उसकी कदर करने कोई बात नहीं। 2-3 दिन के लिए भी क्यों बुलाया? मेरी नीयत तो यही थी ना कि वो बड़े हैं और हम इन्हें बाप की तरह समझ के एक इज्जत दे रहे, और हमारी नीयत में आपने उनको ये बताया था कि मैं आपको अपने वालिद साहब की जगह रखती हूँ? उन्हें पता होना चाहिए था। जब वो आपके घर पे रुके 25 दिन, तो कैसा बिहेवियर था उनका? मेरी बहन ज़रा थोड़ा सा वॉशरूम में थी, तो चाहा साहब ने कहा कि मैं एक छोटी सी चुम्मी ले लूँ। जो और ख़वातीन थी जो कि उनके साथ एज अ मॉडल आई, उन्होंने आपको कहीं ना कहीं जो है वो कटाने की कोशिश की। मेरा जिस्म के पार्ट्स सब बहुत बड़े बड़े हैं, वजदान जो है उसके पास कुछ नहीं है। यार ये बंदा बहुत इज्जत के काबिल है, इसको मैंने टीवी पर देखा है या इसको मैंने काम करते हुए देखा, मैं इसको जानती हूँ। वहाँ से कोई मैसेजेस वगैरह आए? शाइस्ता, आप क्या चाह रही हैं कि मैं पॉडकास्ट छोड़ के चली जाऊँ? नहीं बिल्कुल नहीं। आप मैं मुझे चाह रही, आप क्या चाह रही? मुझे लग तो यही रहा है कि आप, मुझे लग नहीं रहा कि आप चाह रही है कि मैं पॉडकास्ट को आगे कंटिन्यू करूँ। किस काम के लिए ऑफर्स आई? फॉर मॉडलिंग, फॉर एक्टिंग? हीरो की गोद में बैठना है, आपको प्रिटेंड करना है, बहुत कुछ वाहियात सीन थे। अगर यहाँ पे कोई कहे ना कि मैं वर्जन हूँ तो वो झूठ होगा। इतनी भी हमारी ड्रामा इंडस्ट्री की हम बात करें, बहुत खूबसूरत और बहुत टैलेंटेड हीरोइंस भी हैं। ऐसी औलादें माँ ज़ाया करवा देती हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मुझे कहते हैं शाइस्ता रज़ा। एक और इंटरव्यू के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ, और आज की जो मेरी मेहमान हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपने उनको देखा सोशल मीडिया पर, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा मीम्स भी बनी। बदोबदी गर्ल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नाम है इनका वजदान राव। इनको करते हैं वेलकम और इनसे पूछते हैं बहुत सारे सवालात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं वजदान आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले वजदान मुझे ये बताइएगा कि आप कहाँ रहती हैं? मैं लाहौर में रहती हूँ। लाहौर में रहती और हैं। आजकल मैं कराची में आई हुई हूँ। तो मुझे ये बताइएगा कि लाहौर में फैमिली के साथ? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली के साथ हूँ। काम के सिलसिले में 10-15 मिनट की मुसाफत पे थोड़ा सा दूर रहती हूँ, बट उनके साथ अटैच हूँ। जब मतलब आप अलग रह रहे हो? हाँ, मैं अपनी बहन के साथ रह रही हूँ। बहन के साथ रह रहे हो। अच्छा, मुझे बताओ कि ये जो सारा सिलसिला शुरू हुआ है चाहत फ़तेह अली खान वाला, उससे पहले भी आप इसी इंडस्ट्री में थी या दैट वाज द फर्स्ट वन? मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव थी। वहाँ पे जैसे लड़कियाँ होती हैं, उन्हें शौक होता है इंस्टाग्राम पे वीडियोस वगैरह डालना, टिकटॉक पे वीडियोस वगैरह बनाना, मतलब आप इन्फ्लुएंसर कह सकते हैं मुझे। तो मैं वीडियोस वगैरह बना रही थी, फ़ैन फॉलोइंग अच्छी थी। और फिर फ़न में जो है चाहत साहब ने जो उनसे बात शुरू हुई और उन्होंने ऑफ़र की कि आप, जब मैं वीडियो बनाऊँगा तो आप मेरी पहली मॉडल होंगी। तो मज़ाक। अच्छा, चाहत फ़तेह अली खान साहब से आपका इंटरेक्शन हुआ सोशल मीडिया के थ्रू? सोशल मीडिया के कौन थ्रू। सी ऐप पे? फेसबुक पे। तो उन्होंने आपको मैसेज किया? हाँ, मेरी दोस्त ने मुझे मेंशन किया था कि एक बड़ा अच्छा सिंगर आया है, और उनकी पोस्ट पे मैंने कमेंट किया था फ़नी, और चाहत साहब फिर मेरे इनबॉक्स में आ गए थे। आपने चाहत फ़तेह अली खान साहब की वीडियो के नीचे कमेंट किया था? वीडियो के नीचे कमेंट। कौन सी वीडियो थी? कोई भी उनके गाने वाली थी, अब मुझे याद नहीं है, लेकिन उनके गाने वाली थी, और मैंने कोई फ़नी कमेंट किया था जैसे कि लोग करते हैं। और फिर चाहत साहब ने आगे से जो कमेंट का जवाब भी दिया, फिर वो इनबॉक्स में आए। तो उनका जो आपने मैसेज किया था वो याद है आपको? वो सबको एक ही जैसा मैसेज करते नहीं, हैं, अस्सलाम वालेकुम वज्जो जी कैसी हैं आप, इस तरह वो सबको इस तरह ही कहते हैं। नहीं, जो कमेंट आपने किया था वो याद है आपको? कमेंट मैंने कुछ गाने के हवाले से ही कोई तंजिया फ़नी कमेंट कर दिया होगा कि बड़ा अच्छा गाना है, या प्लीज़ गाना बंद कर दे, इस तरह का कुछ था। अच्छा, तो उसके बाद फिर आपको, वैसे इससे पहले कि हम बात करें, तो चाहत फ़तेह अली खान साहब को कैसे लगते थे आपको एज अ सिंगर? सबको ही पता है मुझे, मैं भी क्या कहूँ, एक सिंगर तो नहीं कह सकते, वो एंटरटेनर कह सकते हैं आप। तो उसके बाद फिर जब वो आपके इनबॉक्स में आए तब क्या हुआ?
तब बातचीत हुई, उन्होंने मुझे कहा कि जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको पहले मॉडल लूँगा, और इस बात पे मैं बड़ा हंसी थी और इंजॉय किया था इस चीज़ को। फिर उन्होंने कहा, मैंने उनको कुछ वीडियोस अपनी भेजी जो कि मैं अपने टिकटॉक पे और इंस्टा फेसबुक पे यूज़ करती थी। वो वीडियो उन्होंने एडिट करके अपना जो गाना था ना वो रिलीज़ कर दिया, और मेरे दोस्तों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। हमने वो एक फ़न था, एक मतलब ऐसी चीज़ नहीं थी कि सीरियस थी, तो हम सब लोगों ने बहुत इंजॉय किया और काफ़ी हंसे। तो वो सिलसिला चलता रहा, 1 2 3 4 तकरीबन 4 गाने जो थे ना हमने फिर इसी तरह जो बनाए, मैं उनको वीडियो सेंड कर देती थी और कोई ना कोई फ़नी गाना जो था ना वो रिलीज़ हो जाता था। अच्छा, वो उनका कहना ये है कि जब वो आपको गाना भेजते थे और वो आपको कहते थे कि आप मुझे इस पर इस तरीके की वीडियो बना के भेज दें, हाँ ये या आप नॉर्मली, हाँ कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि इस टाइप की बना कर भेज दें। जैसे एक था कमीज़ तेरी काली कदी लाली कदी पाली, तो उसमें कमीज़ तेरी नीली, कमीज़ तेरी पीली, कमीज़ तेरी लाल, तो उन्होंने कहा कि आप डिफरेंट कलर की जो शर्ट्स है ना वो यूज़ कर ले। तो उन दिनों गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मैं इतने ड्रेसेस जो वो चेंज नहीं करना चाह रही थी। देन मैंने एक स्कर्ट वियर की जिसमें सारे कलर थे। तो जब उन्होंने आपको ये गाना भेजा, उन्होंने कहा इस पर वीडियो बना दे, तो आपने क्या कहा? मैंने मतलब मेरी बहन बड़ी कोऑपरेटिव है और वो मेरे फ़न में मेरे साथ ही थी, तो उसने फिर मेरे साथ कोऑपरेट किया, थोड़ा सा हमने मेकअप किया, वो ड्रेस पहना और चलते फिरते जो थी ना वो कुछ पार्क में जाती थी, वीडियो बना दी। मैं भेज देती हूँ। हाँ मैं भेज देती हूँ। अब ये जो गाना है कमीज़ तेरी काली कदी लाली कदी पाली, इसका मतलब पता है ना आपको? बिकॉज आप लाहौर से हैं। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ। उतार ली कभी पहन ली। हाँ, आपको लगता है इस पे वीडियो चलनी चाहिए थी आपको? मेरे ख्याल से देखिए, एक शर्ट है आपने पहनी है, आप इसको उतारेंगे भी जब ये गंदी हो जाएगी, आप दूसरी शर्ट पहनेंगी। कमीज पाली कदी लाली, थोड़ा सा अच्छा भी सोचा करें प्लीज। नहीं, आप मुझे ये कह रही हैं, ये तो हो गया, बट मैं आके कैमरे पे नहीं बताऊंगी ना, या मैं गाना नहीं लगाऊंगी कि हाँ ठीक है, मतलब अगर मैंने कोई शर्ट पहनी हुई है और वो गंदी हो गई है अकॉर्डिंग टू यू, मैंने चेंज कर ली है बाद में, तो ऑब्वियस सी बात है एवरीबॉडी विल नो कि अच्छा ठीक है शर्ट चेंज हो गई है। okay. ये तो दैट्स वेरी नॉर्मल। लेकिन अगर कोई बंदा मुझे कहता है कि शाइस्ता आप देखें जिस तरीके से बहुत सारे गानों पे रील्स बनती हैं, इस गाने पे लड़कियों की रील्स बहुत कम है, ना होने के बराबर है। चाहत की बहुत से जो गाने हैं उन पे रील्स थी ही नहीं। बदोबदी फर्स्ट सॉन्ग था जिस पे रील्स बनी, और ना सिर्फ लड़कियों ने लड़कों ने बल्कि आपको पता है सेलिब्रिटीज थे, उन्होंने भी इस पे रील बनाई क्योंकि एक था आपको गाना। लगता है ये जो गाना था उनका जिस पर आपने बनाई थी वीडियो, जब आपने उनको बनाई और उन्होंने वो पोस्ट की, तब आपको अंदाज़ा नहीं हुआ कि यार ये क्या लिरिक्स हैं, ये मैं फ़न में भी ये मुनासिब नहीं है? ये नहीं, मेरे ख्याल से इतना मतलब नहीं था कि मतलब मैं फील करती हूँ। और मैंने उनसे बात की थी, जब मैंने उन्हें गाना भेजा मैंने कहा इसका क्या मतलब है, तो उनका एक शर्ट है, हम वो अगर पहन लेते हैं तो फिर हम उसको उतार भी लेते हैं, क्योंकि उसमें बार बार शर्ट्स का जिक्र था, कमीज़ लाहौर की, चनियोट की, फ़लाँ जगह की, और कमीज़ नीली पीली लाल, इस तरह से था। तो वो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना गैर मुनासिब था, या फिर मेरा होता ना कि अगर वीडियो कुछ इस तरह की थी जो कि नामुनासिब होती, ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा मुझे बताएं, वीडियोस आप बनाती कहाँ पे थी? अपने घर पे? हाँ, हमारी सोसाइटी में पार्क था, तो मैं वहाँ पे रेडी होके जाती थी और अपनी बहन को कहती थी कि कभी मैं इधर से बाहर ले रहा हूँ, कभी इधर से, तो वो करती थी, वो वीडियो बना देती थी। अच्छा मुझे बताइएगा, जैसे आपने कहा ना कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर हम देखते हैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स मौजूद हैं, तो इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो मुख्तलिफ उनकी नीश होती है, कोई ब्यूटी पे काम कर रहा है, कोई कपड़ों पे काम कर रहा है। आपकी नीश क्या थी? आप किसको इन्फ्लुएंस करती हैं? मैं फ़नी कंटेंट जो थी ना वो बनाती थी, और मुझे मैं सीरियस नहीं रह सकती। अभी भी अगर मैं काम कर रही हूँ, अगर कोई शोज़ वगैरह करती हूँ तो वो फ़नी ही होता है, मुझसे सीरियस रहा ही नहीं जाता, मेरी फितरत में ही नहीं ये चीज़ है। तो मैं फ़नी कंटेंट जो था, जो लोग फील करते हैं उसको मैं बोल के वीडियो बना देती थी और लोग उसे बड़ा पसंद करते थे। मतलब फिर आप कंटेंट क्रिएटर हुई ना, इन्फ्लुएंसर नहीं हुई? इन्फ्लुएंसर में ये था कि मैं अगर कुछ क्रिएट करती थी तो मैं बता देती थी कि ये है, वो इन्फ्लुएंस कर देती थी। अगर कुछ मुझे लगता था कि कुछ हैक है जो बालों से रिलेटेड है या मेकअप से रिलेटेड है, तो वो मैं चीज़ बता देती थी। अच्छा, उस तरह की भी वीडियो बनाती थी। अच्छा मुझे बताएं, उसके बाद जब आपने 6 गाने बनाए और इन 6 गानों को बनाने, वीडियो भेजने और ये पोस्ट करने कितना टाइम, कितने महीने, कितने दिन लगे? अच्छा, चाहत साहब के गाने इतनी जल्दी ऐसे ही आते थे जैसे कि आंधी में शॉपर आते हैं, तो उनके गाने एक हफ्ते के बाद भी गाना आ सकता था उनका, 1 महीने बाद भी आ सकता था, और 1 महीने में 10 भी आ सकते थे। तो उन्होंने इकट्ठे आपको 6 गाने भेज दिए? नहीं, ऐसा नहीं था। कभी 2 माह बाद कोई आ जाता था, बच्चों जी गाना नहीं आ गया तो वीडियो भेज दें, इस तरह करते करते मतलब कि 1-1.5 साल में जो था ना वो जो 4 गाने थे वो जब वो बाहर लंदन में थे, मैंने वीडियो उन्हें सेंड की और वो एडिट होके गाने की शक्ल में रिलीज़ हुई। फिर मैं जब वो पाकिस्तान में आए तो फिर मेरे दिल दी टल्ली जो था वो
वो हमने एक पार्क में, हमारी सोसाइटी के पार्क में था, वहाँ पे हमने उसको जो था ना शूट किया और वो हमने जो था ना किया। उसमें चाहत साहब खुद भी थे? चाहत साहब खुद ही थे और वो तकरीबन पैटर्न इसी का था, बद्दोबद्दी जैसा ही था। मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे डांस नहीं आता। तो चाहत साहब वो इतने कॉन्फिडेंट थे, वो कहते थे कि वजह जी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन मुझे कुछ बताते नहीं थे कि मुझे क्या करना है। और वो अपने जो उनके मखसूस जो स्टाइल था डांस का वो शुरू कर देते थे और मैं देखती थी कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे डांस नहीं आता। तो मैं उनके इधर उधर देख रही हूँ और मतलब हंस भी रही हूँ, इरिटेट भी हो रही हूँ। तो मुझे बताएंगे, जब ये इतने गाने आपने 5-6 बना लिए, इनमें से कोई वायरल हुआ? लोगों के कमेंट्स तो आए होंगे डेफिनेटली, क्योंकि चाहत फ़तेह अली खान के जब भी कोई चीज़ पोस्ट करते हैं नीचे कमेंट्स आते, तो कभी आपने कमेंट्स पढ़े? कमेंट्स पढ़े थे, लोग एंजॉय करते थे, उस्ताद जी आप बड़े बेसुरे हैं, प्लीज़ आप ये कर दिया करिए। सबसे मज़े का जो कमेंट होता था वो ये होता था कि मेरे दादाजी फालिज के मरीज़ हैं और इतने साल से वो चरपाई पे पड़े हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उठ के ना टीवी बंद कर दिया क्योंकि चाहत फ़तेह अली खान का गाना लगा हुआ था। आपको लगा नहीं यार इतनी नेगेटिव नहीं, नेगेटिव नहीं, लेकिन आप ये देखिए, आप जाकर ऑब्वियस ही बात है, अगर हम आजकल के दौर में देखें, हर बंदा चाहता है कि उसका करियर बने बेहतर तरीके से। आपको लगा नहीं कि यार अगर मैं यहाँ जाऊंगी तो मेरा तो करियर डैमेज होगा? अच्छा, मेरा कभी भी इरादा नहीं था कि मैं इस इंडस्ट्री में आऊँ, तो मैं सिर्फ इंजॉय कर रही थी इस चीज़ को लेके। मुझे बहुत बाद में अकल आई, शायद बदोबदी के बाद शायद मुझे अकल आई कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी जो मेरी वजह से शोहरत बना। तो अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने गलती की है। तो ये 1.5 साल के अरसे में जिस तरीके से हम चाहत फ़तेह अली खान साहब की नेचर को देखते हैं, हर बंदा वाकिफ़ है उनकी नेचर से, और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि उनके साथ कहीं ना कहीं एसोसिएटेड हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह लिए हैं, उनको पता है। तो इस 1.5 साल के अरसे में कहीं आपको फील नहीं हुआ कि यार आप कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल हो रहे हो, या कोई प्रॉब्लम हो रही है, या कोई प्रॉब्लमेटिक बात कर दी है उन्होंने? हाँ, इस पे मैं बात कर चुकी हूँ। पहले मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैंने जब देखा कि कुछ लेडीज़ ने बात की है कि चाहत के साथ वो अनकंफर्टेबल फ़ील करती हैं। चाहत साहब शोज़ के दौरान, मतलब इंटरव्यूज़ के बाद भी जो है वो एंकर को अनकंफर्टेबल करते हैं। तो देन मुझे लगा कि मुझे इस पे बात करनी चाहिए। कुछ वॉइस मैसेज थे, मैं बदोबदी नहीं करना चाह रही थी। और जब इन्होंने मुझे ऑफ़र की तो मैंने बड़े ही मुनासिब अल्फाज में जो था ना, मैंने बहाना किया कि जिस दिन की डेट थी जब मुझे जाना था इनकी तरफ शूट के लिए, तो मैंने कहा कि मुझे मेरी फैमिली आ गई है, ये हो गया वो हो गया। मैंने इस तरह ड्रामा किया कि शायद ये किसी और लड़की से बात कर लेंगे, कोई और मॉडल ले लेंगे। तो लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं प्लीज़ आप आ जाइएगा, अगले दिन आ जाइएगा। फिर मैंने अपनी सिस्टर से जो है वो बात की और मैंने अपनी सिस्टर को कहा आप मेरे साथ चलो, ये लास्ट सॉन्ग ही है और मतलब हम थोड़ी देर है, 1-2 घंटों में हम शूट करके जो है ना वो वापस आ जाएंगे। फिर आपने कर लिया? हाँ, फिर मैं अपनी सिस्टर के साथ गई थी और अनकंफर्टेबल फील किया था मैंने वहाँ पे। मैं चाहत साहब के साथ, मतलब इसलिए पीछे हटने की वजह ही यही थी, उन्होंने कुछ ऐसी बातें की थी और कुछ वॉइस मैसेज पे भी उन्होंने मुझे कहा था कि किसी को साथ मत लेके आना, अकेली आना। तो ये चीज़ ठीक नहीं थी मेरे लिए। मतलब लड़की है, औरत को तो कहते हैं कि फ़ौरन अलार्म बजता है, ऐसा ही। तो मुझे लगा ये एक नामुनासिब बात है। जब आप काम कर रहे हो, आपके साथ एक बंदा आए या 10 बंदे आए, आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने अपने काम पे फोकस करना है। लेकिन जब ये उन्होंने कहा तो फिर मैंने उन्हें कहा कि मैं अपनी बहन को लेके आ रही हूँ, वो गाना शूट कर देगी हमारे साथ, हमारी हेल्प कर देगी। जब उन्हें लगा कि हाँ मैं उसके बगैर नहीं आऊँगी, तो देन उन्होंने कहा चलें ठीक है, ओके कोई बात नहीं, आपने कह दिया है तो ले आए। बट उनका इरादा यही था कि मैं अकेली आऊँ। तो जब आपको लगा, जब उन्होंने आपको मैसेज किया कि आप अकेली आ जाएं, तो आपको लगा नहीं कि यार बस ठीक है अब पीछे हट जाना चाहिए? फोन में ब्लॉक का ऑप्शन है, आप ब्लॉक करें। मुझे आप जिस तरीके से बता रही हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, आप वीडियो बनाएं, आप बोलें कि भाई ये है और ये बंदा मुझे ये कह रहा है, दैट्स इट। एक्चुअली वो इतने बड़े हैं तो मैं उनकी इज़्ज़त ही कर रही थी और आज तक भी करती हूँ मैं उनकी इज़्ज़त। तो मैं चाह रही थी कि मैं कुछ इस तरह ना कहूँ कि उनकी औलाद अगर देखे तो उससे शर्मिंदगी हो। अगर अल्लाह ताला ने उनको उम्र के हिस्से में इज़्ज़त दे दी है तो मैं किसी की इज़्ज़त ख़राब मत करूँ। बट और मैंने अपनी सिस्टर से रिक्वेस्ट ही इसीलिए की थी, चलो एक फ़नी गाना है कर लेते हैं, क्योंकि उनको ज़रूरत थी। अगर उनके पास कोई और मॉडल होती है, वो किसी और को चाहते तो मेरे इनकार पे जब मैंने बहाना किया था तो वो किसी और को बुला सकते थे। लेकिन जब उन्होंने कहा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इतने टाइम से कर रही हूँ तो एक और गाना जो है वो कर लेती हूँ। बट मैं अपनी सिस्टर को इसलिए लेके गई थी सेफ साइड के तौर पर। और अगर जिस तरीके से आप बता रही हैं, एक तो ऑब्वियस ही बात है, चाहत फ़तेह अली खान साहब की उम्र देखें और आपकी उम्र में मेरे ख्याल से देयर इज़ अ ह्यूज गैप। चाहत साहब कहते हैं कि वो 27 साल की और मैं 37 साल की हूँ। अच्छा जी। तो वैसे आपकी एज ब्रैकेट बता दें, क्योंकि एज तो ख़वातीन की पूछते नहीं है।
मैंने भी आपकी नहीं पूछी है तो आप ही मत नहीं, पूछिए। मैं एज ब्रैकेट बता दे फ्रॉम 15 to 20, 21 to 25, मैं ये बोल रही हूँ। मेरी पूछ रहे 25 to 13 बिटवीन। 1 से कह के 16 कह सकते हैं, 16 1 से 16 कह सकते हैं, ठीक है। 1 से 16 कह हाँ, सकते हैं। मैं डॉक्टर ने कहा था कि 16 पे ही रहूंगी और आगे नहीं बढ़ूंगी, तो मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट तो कर आपको लिया। लगा नहीं कि अच्छा आप जैसे अगर मैं ये इस बात को एक्सेप्ट कर लूँ, ठीक है, कर लिया मैंने, दैट यू आर 16, तो आपको लगा नहीं कि यार चाहत फतेह अली खान साहब मतलब बहुत ही बड़े हैं मुझसे, मतलब मेरे शायद वालिद साहब की उम्र के हैं वो, हाँ, ऐसी तो ही मैं कैसे कर लूंगी, मैं कैसे कंफर्टेबल हो जाऊंगी एक ऐसे गाने में जो जिस तरीके की गाने की लाइनें हैं और चीज़ें हैं। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि जब ये गाना चल रहा था तब मुझे उसके बोल्स का भी कुछ नहीं पता था। जो वक्ती तौर पे बोल थे मैं वो बोल रही थी। जब मेरे ये गाना वायरल हुआ, इंडियंस जो लोग थे वो आए मेरी इंस्टा की पोस्ट पे, तो जब उन्होंने कहना शुरू कर दिया बद्दो बद्दी बद्दो बद्दी, आए हाय ओए होए, तो मुझे लगा ये क्या कह रही हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आया ये लोग क्या चाह रहे हैं। गाना वायरल होने के बाद जाके मैंने देखा कि मेरे गाने के बोल ये थे। क्या बोलते जो आपको लगा कि यार ये आए हाय ओए होए कहा जा रहा था, और मुझे तो आए हाय ओए होए तो बहुत नॉर्मल मतलब है, लाली पाली से तो बहुत नॉर्मल है। बद्दो बद्दी मतलब मैं आपको ये कह रही हूँ कि मुझे लिरिक्स याद ही नहीं थे कि मेरे गाने के क्या हैं। जब कमेंट्स आए बद्दो बद्दी गर्ल के नाम से, बद्दो बद्दी कहना शुरू कर दिया, आए हाय ओए होए, तो देन मैंने दोबारा जाके गाना देखा, और मैंने सिर्फ एक बार में नहीं गाना देखा, मुझ में इतना हौसला नहीं था कि मैं एक ही बार में पूरा गाना देख सकूं। मैंने एक थोड़ा सा देखती थी बंद, फिर उसके बाद थोड़ा सा देखती थी बंद, और उसके बाद फिर थोड़ा सा, मतलब मेरा खुद का हौसला था, और मैं लोगों को सैल्यूट पेश करूंगी जिन्होंने एक ही बार में पूरा गाना सुना। इस बात पे कि आपकी हिम्मत नहीं हुई गाना देखने की, लेकिन आपने वीडियो पूरी हाँ, करी। मैंने आप लोगों पे जुल्म जरूर किया, मैं ये आज कबूल करती हूँ। हम पर तो चले, वो जो किया है वो तो काबिले माफ़ी है, जो खुद पे किया है वो काबिले माफ़ी है। मतलब जिस तरीके से हम देखें, जैसे मैं आपसे पहले बात करी थी, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो एज गैप है, और जिस तरीके से मैं पहले भी बात करी थी कि आपकी वालिद साहब की उम्र के, तो ऑब्वियसली आपकी फैमिली भी है, उन्होंने नहीं कहा कि ये क्या है, ये नहीं करो, या ऑब्वियसली क्योंकि आपको नहीं पता कि कब कुछ भी हो जाए। अच्छा, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कब कुछ भी हो जाए। अगर मुझे ये पता होता कि ये हो जाएगा तो मैं कभी भी ना करती, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। जैसे 5 गाने थे, वो थोड़ा बहुत जो सर्कल था मेरा, मेरे दोस्त एंजॉय कर रहे थे, थोड़ा बहुत उनका था, वो चीज़ एंजॉय हो रही थी। तो लेकिन जब लगा कि बस ये एंजॉयमेंट है 10 लोगों के बीच में, 10 लोगों के बीच है, वो एंजॉय कर रहे हैं, एक चीज सोशल मीडिया पर लग गई तो लग गई। अब वो 10 ये बात मुझे तब पता चली जब गाना वायरल हो गया, और तब मेरे होश जो थे वो सारे उड़ गए। यार ये क्या हो गया, मतलब वायरल हो गया ये एकदम से। और फिर जब लोगों ने भी कहा कि यार दीदी की क्या मजबूरी है, ये डायलॉग जो था इंडियंस की तरफ से बोला गया, दीदी की क्या मजबूरी थी, तो फिर मुझे भी वैसे मैंने एक बार सोचा था कि मेरी क्या मजबूरी है, लेकिन मुझे समझ कुछ नहीं आया था कि मेरी मजबूरी क्या थी। आपको क्या समझ में आया जब आपने सोचा इस बारे में कि मेरी क्या मजबूरी, तो क्या मजबूरी आपको समझ आई? कोई मजबूरी नहीं थी, बट ना समझी कह सकते हैं आप, कि ना समझी थी, और मजबूरी कोई नहीं थी मेरी। फैमिली रिएक्शन किसी ने कुछ भी नहीं कहा, बट जब मेरी ख़ानदान की तरफ से जो रिएक्शन आया, उनकी तरफ से, सबकी तरफ से ये था कि ये हमारी कज़न लगती है, हमारी ये है, हमारी वो है, मतलब जो सोए हुए दोस्त भी थे सब जाके मतलब लोगों को था कि किसी ना किसी तरह इससे अटैच हो और हमें थोड़ी सी फेम मिले, ठीक है। और बहुत से ऐसे लोग जो पहले बात भी नहीं करते थे, वो लोग भी आके अटैच होने लगे थे। और बट उस टाइम मुझे थोड़ी सी अक्ल आई, मुझे पता चला कि फ़िल्टर करना है मुझे, और किन लोगों से बात करनी है और किन लोगों को अपनी ज़िंदगी से किक करवाना है मुझे। अच्छा, मुझे पता है फैमिली में वजदान कौन कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मदर हैं, मेरे फादर की डेथ हो गई है, और मेरे 3 भाई हैं, और मेरी सिस्टर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सब मैरिड हैं, और छोटे छोटे भतीजे भतीजियाँ भी हैं। तो आप सबसे छोटे हो? मैं सबसे छोटी हूँ। तो भाइयों ने क्या कहा? भाइयों ने कुछ नहीं कहा। मैंने आज तक कभी कोई इस तरह का काम नहीं किया कि मेरी शिकायत जो है वो घर जाए और घर वालों को शर्मिंदगी हो। ये जो कुछ भी था वो एक फ़न में था, और मतलब मेरे भाई खुद मुझे वो कुछ पोस्ट वगैरह लगती थी या वीडियो तो मुझे लिंक भेजते थे, उन्होंने भी उस चीज़ को एंजॉय किया। ऐसा कोई भी नहीं है कि मेरी कोई ऐसी कोई गलत वीडियो। आपको नहीं लगता बहन का तमाशा बन रहा हो सोशल मीडिया पर? भाई नहीं, बहन का तमाशा आपको लग रहा कि बहन का तमाशा बना, ऐसा नहीं था। मुझे लोगों की तरफ से जो था वो बहुत प्यार मिला था, और लोगों ने यही बात की कि जो लड़की है चाहत के साथ वो क्यूट लग रही है। तो मजाक नहीं बना था मेरा। अगर मेरा कहीं भी मजाक बनता
तो डेफिनेटली मैं हाँ, मेंटली मुझे डिस्टर्ब हो बताएं, जाती हूँ। एक राहत फ़तेह अली खान साहब की वीडियो में आना, एक चाहत फ़तेह अली खान साहब की वीडियो में आना, आपको लगता नहीं है कि देयर इज़ अ डिफरेंस? नहीं, तो मैंने सीखा इस चीज़ से। अगर ये मेरी गलती थी तो मैंने इस चीज़ से सीखा और इस चीज़ को मैंने कंटिन्यू नहीं किया, इसको मैंने उधर ही ख़त्म कर दिया। अच्छा, मुझे बताएं, जब ये वीडियो वायरल हो गई, चाहत फ़तेह अली खान साहब से आपकी बात हुई, क्या बात हुई आपकी? उन्होंने आपको मैसेज किया या कॉल की कि देखो अच्छा तुम वायरल हो गई हो, या कुछ भी, क्या कॉन्वर्सेशन हुई? हाँ, एक्चुअली जब ये वीडियो बनी, बहुत वायरल हुई इंडिया में सबसे पहले, तो मैंने वीडियो बनाई और उस पर मैंने कहा आप लोग प्लीज़ कोई बैड कमेंट मत कीजिएगा, मैंने आप लोगों को हंसाने के लिए, फ़न के लिए ये वीडियो बनाई है। तो उसमें मेरा जो लहजा थोड़ा था, रूहानसा था, मैंने एक्ट किया था कि मैं मतलब दुखी हूँ, रो रही हूँ, आप लोग बैड कमेंट मत कीजिएगा। वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई और फिर चाह साहब को लगा कि मैं मतलब ड्रामा कर रही हूँ ना, तो मैंने उन्हें बताया कि यार ये ड्रामा है सिर्फ, मतलब लोग कमेंट कर रहे हैं। तो उनके जवाब में मैंने एक बात की है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ मैं गलत कह रही हूँ या ऐसा। चाह साहब का रिएक्शन बड़ा फजूल किस्म का था आगे, और फिर उन्होंने मीडिया पे आके कुछ फजूल बातें करना शुरू कर दी। फिर जब मैं मीडिया पे आई तो चाह साहब को बड़ी तकलीफ हुई कि ये आके क्यों बोल रहे हो। उन्होंने मुझे मैसेज किया, वज्जो जी आप ये क्या बोल रही हैं, आप ऐसा मत के, अल्लाह की तरफ से मतलब गाना बहुत वायरल हुआ है और बड़ी फेम मिल गई है आपको भी, मुझे भी, तो आप इस चीज़ को एंजॉय करें। अगर आपने मेरे साथ काम नहीं करना तो ओके, कोई बात नहीं, लेकिन आप प्लीज़ ऐसा मत करें। और ऐसा उन्होंने मुझसे बात की। अच्छा, तो ये जो आपका गाना था, इसके लिए, या जो आप गाने करती थी, इसके लिए कोई आपकी होती थी कि अच्छा ठीक है फाइनेंसेस आप मुझे क्या देंगे अगर मैं आपके गाने में आ रही हूँ या मैं अपने आपके गाने की वीडियो बना रही हूँ? नहीं, चाह साहब खुद बेचारे टैक्सी ड्राइवर थे और वो मेहनत करके कमाते थे, तो मैं उनसे क्या डिमांड करती। और वैसे भी इसमें मेरा ऐसा नहीं कि कोई मैं न्यू ड्रेसेस वियर करती थी या प्रोफेशनल कोई मेकअप आर्टिस्ट हायर करती थी, ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ही फोटोग्राफर था। क्योंकि मेरे खुद के ड्रेसेस होते थे और मैंने जो ही, जैसे लड़कियां सिंपल मेकअप करती हैं, मैं वो वैसे ही मेकअप करती थी। और मेरी बहन जो है मेरे ही आईफोन से जो है वीडियो बना देती थी। तो मेरा जब कोई खर्चा नहीं आता था तो मुझे इंटरटेनमेंट थी एक, तो मैंने कभी उनसे इस तरह की डिमांड नहीं की। बट एक टाइम आया कि जब वो अर्न कर रहा था इस चीज़ से, तो मेरी बेस्टी है, उसने कहा कि कुछ ना कुछ तो तुम्हें पे करे, और कुछ नहीं तो चलो लड़कियों को मेकअप का शौक होता है, वो तुम्हें थोड़ा बहुत पे कर दे कि चलो यार मेकअप ले लो। ये मत कहे कि तुम्हारा ये मुआवजा है, ये कह दे कि चलो मेकअप ले लो। तो चाह साहब को जब काफ़ी लोगों ने दबाव डाला, फोर्स किया, तो चाह साहब ने फिर 4 गानों के बाद मुझे 20,000 जो थे ना वो भेजे थे। और उन्होंने कहा कि मैं हर गाने पे जो है ना वो 5,000 पे आपको जो है ना सेंड करूँगा। तो मैं हंस पड़ी, उन्होंने कहा मैं अपनी हर मॉडल को यही देता हूँ। तो मेरे लिए वो मायने नहीं रखते थे, इंटरटेनमेंट थी वो, तो इंजॉय कर रहे थे। मुझे पैसों का नहीं था कि मैं पैसे करूँगी। और पर जब ये बद्दोबद्दी आया तो इन्होंने इखलाकन भी कुछ नहीं, लेकिन इन्होंने हमेशा मुझे कहा था कि जब आएगा कुछ हमारा अच्छा होगा तो मैं आपको भी दूंगा लाजमी। लेकिन मतलब आप लोगों की वर्बली बात हुई थी? वर्बली बात हुई थी, थी, हाँ, रिटर्न में कुछ नहीं था, लेकिन वर्बली बात हुई थी। लेकिन चाह साहब को जब गाना बहुत वायरल हुआ, उन्होंने अर्न किया, तो उन्होंने इखलाकन भी नहीं पूछा और इखलाकन भी कुछ नहीं कहा। अगर शायद वो ये कह देते तो शायद बद्दोबद्दी 2 भी आ जाता। तो आप कर लेती अगर वो आपको पैसे दे देते, अच्छे पैसे मिल जाते, अच्छे पैसे देते तो आप कर लेती दोबारा? अच्छे पैसे मिलते तो फिर ज़रूर करती। अच्छा, जो वीडियो वॉइस मैसेजेस मैंने सुने हैं उनमें उन्होंने एक वॉइस नोट उनका ये है कि अगर आपने रात पे रुकना हो तो आप रुक जाइएगा, नहीं रुकना हो तो आप चले जाइएगा वापस। वो क्या स्टोरी है? ये भी जब मुझे भी मैंने सुना था तो मुझे बुरा लगा था कि ये बात नहीं होनी चाहिए थी। मतलब ये किस मौके पे हुई थी, क्या ये जब बद्दोबद्दी के गाने शूट की बात हुई थी, जब मुझे उनकी तरफ जाना था तो उन्होंने कहा था रुक जाना रात। तो वॉइस नोट है आपके पास, जरा सुना दें या सुना दे ताकि हमें बात का कॉन्सेंट वो पता चल जाए ना कि हम बात किस मौजू पे कर रहे हैं। हाँ जी, मैं आपको सुना देती हूँ। जी बच्चों किसी को साथ में लेके आइएगा प्लीज, बड़ी मेहरबानी। कश्यप ने मेरे साथ होना है क्योंकि मेरे पास है भी नहीं ना मोबाइल शोबाइल, तो शायद उसी के मोबाइल से कॉल करूंगी आगे इन ड्राइव वगैरह करवाने के लिए भी। अल्लाह ने आपको इतना नाम दे दिया माशाल्लाह, उसकी कदर करने, कोई बात नहीं। कोई चीज़ बंदे की पसंद नहीं आती एक दूसरे को, उसमें कोई हर्ज नहीं है। आपके तो वैसे इतने फ्रेंड्स हैं पूरी दुनिया में माशाल्लाह, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसे तो नाना जी लिखे, हमने इकट्ठे बैठ के खाना खाया है, इकट्ठे हम माशाल्लाह जैसे खेले हैं, ठीक है। नहीं काम करना कोई बात नहीं। और इतने जी मॉडल्स हैं और इतने सिंगर्स हैं माशाल्लाह। अच्छा, अल्लाह खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम।
तो ये इसकी कहानी जरा बताइएगा कि इसकी क्या कहानी थी। बदोबदी का शूट करके वो आपको कह रहे थे कि अगर आपने घर चले जाना हो तो आप चले जाइएगा, अदरवाइज आप रुक जाइएगा। क्योंकि तो आप ही लाहौर में ही शूट कर रहे थे? हाँ, लाहौर में आप भी शूट लाहौर कर की, रहे वो भी थे। लाहौर हाँ के। जी, वो लाहौर में, उनका घर था शालीमार में, वहाँ पे हम गए थे। जब उन्होंने पहले मुझे मैसेज किया कि आप अकेली आइएगा, तो उसके बाद ये फिर था कि अगर आपने रुकना हो तो ठीक है, नहीं तो आप चली जाइएगा। जब मैंने उन्हें कहा कि बताया कि मेरी बहन जो है वो भी मेरे साथ होगी, तो फिर उन्हें पता चल गया कि इसकी बहन साथ है। उन्होंने कहा आप जाना चाहें तो चली जाइएगा। फिर भाईजान आपको लगता नहीं अगर कोई बंदा ये बात कर रहा है कि यार अगर आपने रात रुकना हो तो रुक जाइएगा, जाना हो तो चले जाइएगा, आपको लगा नहीं ये बहुत ऑफ है, बहुत ये नहीं होना चाहिए? अगर कोई बंदा बात कर रहा है नॉर्मली भी, अगर कोई बंदा आपसे इस तरह की बात करे तो आप शायद उसके मुंह पे थप्पड़ मार दो। अच्छा, मुझे जो लगा था ना, मुझे ये लगा कि शायद चाहत साहब जब हमारी तरफ आए हैं, मेहमान थे वो, वायरल होने के बाद वो पाकिस्तान पहली बार आ रहे थे, तो चूंकि मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था, मैं तो उनको एक बड़ा समझ के इज्जत देती थी कि वो बड़े हैं हमारे, उनकी इज्जत करनी चाहिए, मेहमान है। तो मैंने कहा था आप हमारी तरफ आइएगा, एक्साइटेड हो गए, जैसे कहते हैं ना आप हमारी तरफ आइएगा, रुकिए। तो वो मुझे लगा कि 2-3 दिन रहेंगे, लेकिन जब वो 25 दिन रह के हमारे घर गए, तो जाहिर है मेहमान जो होता है वो 2-4 दिन के लिए रहमत होता है, उसके बाद जहमत ही बन जाता है। और उन्होंने जब मुझे ये कहा तो मुझे ये भी थोड़ा पहले लगा कि उन्होंने सेंस में कहा है कि मैं आपके घर पे रुका हुआ हूँ तो आप लोग भी हमारे घर पे रुक जाएं। लेकिन जब उन्होंने ये कहा ना कि अकेली आने का, तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा था। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और कोई और होता तो शायद मैं थप्पड़ भी लगाई थी, शायद मैं उम्र का लिहाज कर गई थी। जब उन्होंने उम्र का लिहाज नहीं किया तो आपको नहीं लगता है कि आपको भी नहीं करना चाहिए? इज्जत से बढ़कर तो उम्र नहीं है ना। ये उनका ज़र्फ था और ये मेरा ज़र्फ था कि मैं उनका लिहाज करती आई। और लेकिन फिर मुझे लगा कि जब बहुत सी लड़कियां बोल रही हैं, हमारी कुछ एंकर्स हैं जिन्होंने कहा कि अनकंफर्टेबल फील करती हैं, तो मुझे लगा मुझे भी बोलना चाहिए कि मैंने भी अनकंफर्टेबल फील किया था। अच्छा, मुझे बताएं, जैसे आपने कहा ना कि आपने उनको एक्साइटमेंट में बोला कि आप घर आ जाइएगा, तो आपको लगा कि ये 2-3 दिन रुकेंगे। हाँ, तो आप 2-3 दिन कहाँ रुकेंगे? आप जहाँ पर आप रह रही हो अभी? जब हमारा घर था ना, प्रॉपर घर है, तो मतलब वहाँ पे जहाँ पर आपकी बहन रह रही है? हाँ, हम रह रहे थे। तो आपने उनको क्यों बुलाया? वो 2-3 दिन के लिए भी क्यों बुलाया आपने? मेहमान आए थे ना वो पाकिस्तान में, तो तो मर्द ही ना, मर्द खवातीन, लड़कियां, वो भी लड़कियां। मर्द अगर वो हैं तो क्या मतलब हर मर्द से किसी से बात नहीं की जा सकती? वो कोई यंग मैन तो थे नहीं, माशाल्लाह 65 साल के वो हैं। तो अगर एक बात खोले 65 साल के बच्चों के बुजुर्गों के 2 बच्चे हो रहे हैं, वो हो रहे होंगे, लेकिन हम जो मेरी नीयत तो यही थी ना कि वो बड़े हैं और हम इन्हें बाप की तरह समझ के एक इज्जत दे रहे, और हमारी नीयत में कोई आपने उनको बताया था कि मैं आपको अपने वालिद साहब की जगह रखती हूं? उन्हें पता होना चाहिए था, और उनको पता है। जब मेरी तरफ से कोई ऐसी बात हुई, कोई ऐसा मैसेज नहीं था, कुछ था नहीं, तो मतलब फन करते थे हम। उनको पता था नहीं, उनको पता था या नहीं पता था? आपने उनको बताया था कि देखें चाचा साहब, आपको ना मैं वालिद वाली इज्जत देती हूँ, जो मैं अपने वालिद साहब को इज्जत देती थी ना, मैं आपको वो इज्जत देती हूँ, और उस रिश्ते से मैं आपको कह रही हूँ कि आप आएं। ये तो किसी अंधे को भी, ये किसी अंधे को भी पता था कि वो इतने बड़े हैं, मतलब कि लोग आ रहे हैं, उनके फैंस मिलने के लिए आ रहे हैं, हमारी फैमिली के लोग भी आ रहे हैं, हमारी सोसाइटी से लोग भी उन्हें मिलने के लिए आ रहे हैं। तो मतलब वो एक सेलिब्रिटी की तरह हमने उन्हें प्रोटोकॉल दिया और उन्हें इन्वाइट किया, बस। इससे ज़्यादा कोई हमारी उनके साथ कोई ऐसी रिश्तेदारी भी नहीं थी, या ना ही हमने कोई आगे बनानी थी। तो मतलब वो आपके घर कितने दिन? 25 दिन वो रुक के गए आपके घर में? एक्चुअली उनका लाहौर में जो घर था अपना, लेकिन उन्होंने जो अपने किराएदार थे उनको नोटिस नहीं दिया, अपना घर खाली नहीं करवाया। ये बात मुझे बहुत बाद में पता चली, और अगर मुझे पहले पता होती तो शायद मैं कह रही थी। फिर हमारी तरफ से वो अपने किसी दोस्त की तरफ चले गए। तो आपने जब उनको 25 दिन वो आप लोगों के घर पे रुके, तो क्या हुआ फिर? कुछ भी नहीं, हमने उस दौरान एक गाना शूट किया था, और उनके इंटरव्यूज से पहले वो आपको कह चुके हैं कि अगर आप रुकना चाहें तो आप नहीं। ये बात मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ये बात उन्होंने तब कही जब वो अपने घर पे शिफ्ट हो चुके थे, बदोबदी के शूट और आपके घर में रुकने के बाद जब वो पाकिस्तान में आए, वो हमारी तरफ रुके, उसके बाद वो अपने घर पे शिफ्ट हो गए। जब वो अपने घर पे शिफ्ट हो गए तो तब बदोबदी जो था वो शूट हुआ। ओके, ठीक है। तो मुझे बताइएगा कि जब वो आपके घर पे रुके 25 दिन, तो कैसा बिहेवियर था उनका? अच्छे थे। पहले तो मुझे लगता है ये बात ही बहुत गलत है। नहीं, इतनी भी गलत नहीं है जितना आप समझ रही हैं। बहुत ज्यादा गलत है। आप समझती हैं तो समझती रहे, मैं समझ ये आपकी थिंकिंग है ना? मैं समझ रही हूँ डेफिनेटली। आप बोलें।
अच्छे थे, जब स्टार्ट में आए थे बहुत अच्छे इंसान थे, और उन्हें उठने बैठने का पता था, इज्जत कैसे करनी है उन्हें पता था। जब वो यहाँ पे बहुत से लोगों के साथ अटैच हुए और जब उन्हें कुछ स्टेज एक्ट्रेसेस थी उनके मैसेजेस आना शुरू हो गए जिनमें वो बड़े इनको आसमानों पे चढ़ा रही थी, तो उसके बाद थोड़ा सा इनका दिमाग जो था ना वो घूम के आने लगा कि वो ये शहजादा चार्ल्स है और हर लड़की जो है इन पे मरती है जिनमें वजदान भी शामिल है। लेकिन मैंने इनको क्लियर कर दिया कि भाई आप मेरे लिए मेरी बाप की तरह, मैं यहाँ पे नहीं मरती और मेरा दूर दूर तक ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो 25 दिन तक जब ये आपके घर पे रुके तो इन्होंने कोई भी आपसे ऐसी बात नहीं की, कोई भी ऐसी हरकत करने की कोशिश नहीं की? शायद उन्हें पता था कि मैं इनके घर पे रुका हूँ, तो उन्होंने लिहाज कर दिया या व्हाटएवर जो भी है, तो उन्होंने नहीं किया। अच्छा, मैंने कोई किस वगैरह का भी सीन सुना हुआ है, वो क्या था कि इन्होंने आपको ऑफर की थी? हाँ, जब बद्दोबद्दी शूट हो गया था, हम आने के लिए तैयार हो रहे थे, तो मैं बैठी हुई थी, हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें इसकी प्रमोशन कैसे करनी है। तो मेरी बहन ज़रा थोड़ा सा वॉशरूम में थी, तो चाहा साहब ने कहा कि मैं एक छोटी सी चुम्मी ले लूँ। मुझे बहुत बुरा लगा उस वक्त। मैंने उन्हें सख्त लहजे में जवाब दिया और ये बात मेरी बहन ने भी सुन ली। और फिर मेरी बहन ने मुझसे पूछा क्या हुआ, कुछ कह रहे थे? मैंने कहा नहीं, मैं शर्मिंदा थी उस बात पे कि इनको शर्म आनी चाहिए थी कि मैं अपनी बहन को क्या बताऊँ अब। तो लेकिन मेरी बहन कहती है मैंने सुन लिया, उसने मुझे कंफर्टेबल किया, उसने कहा कि मैंने सुन लिया ये बात। तो उसने कहा कि मतलब इतना बड़ा मुंह है इनका, तो छोटी सी चुम्मी की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये, मतलब इसको शर्म नहीं आई, इसने कैसी बात कर रहे हैं ये। तो मैंने कहा बस ऐसा ही है। मैंने कहा नेक्स्ट हमने कोई काम नहीं करना। किया किनको? चाहत को। चाहत को मैंने ये कहा, मैंने कहा थोड़ी सी शर्म कर लें आप, ये बोला था मैंने उन्हें। उन्होंने क्या कहा? शर्मिंदा हो गए थे। उसके बाद उसके बाद उन्होंने कोई ऐसी बात की हो आपसे? नहीं, उसके बाद उन्होंने नहीं की। उसके बाद जब हम देखते हैं कि जिस तरीके से आपने बात की कि उसके बाद हमें उनके 3-4 गाने और सामने हमारे आए, और उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो लाखों में और डॉलर्स में मैं कमाता हूँ और मैं बहुत लेविश ज़िंदगी गुजारता हूँ। तो जिस तरीके की बातें हैं, चलो हम उनको एंटरटेनर कहते हैं, जिस किस्म की वो बातें करते हैं, मेरे ख्याल से 5 मिनट बंदा उनके साथ बैठे तो बंदे को समझ आ जाता है फ्रॉम वेयर ही इज़ कमिंग। तो आपने जब ये सब कुछ किया और इतना अरसा 1.5 साल आपने जो है, ऑब्वियसली बात है आपकी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन तो होगी, तो आपको लगा नहीं कि यार ये तो बहुत ही आप कहते हो ना कि एक ऐसा बंदा है कि जिससे दूर ही रहना बेहतर है? नहीं, मैं आपको बताऊं, 1.5 साल मैंने उनसे बात की। पाकिस्तान आने से पहले और पाकिस्तान आने के थोड़े टाइम बाद भी बड़े रीज़नेबल इंसान थे वो, बड़े अच्छे इंसान थे जिन्हें बात करने का पता था, इज्जत करने का और करवाने का पता था। यहाँ पे आके थोड़ा सा उनका दिमाग जब लोगों को से मिले, कुछ ऐसे लोगों से, कुछ ऐसी लड़कियों से मिले, तो उनका दिमाग थोड़ा सा जो था ना वो घूमा था। अदरवाइज वो बहुत अच्छे इंसान थे। अच्छा, जिस तरीके से आप बात कर रहे हो ना कि और भी बहुत सारे उनके गाने आए जिसमें हमने देखा कि जो और ख़वातीन थी जो कि उनके साथ एज अ मॉडल आई, उन्होंने आपको कहीं ना कहीं जो है वो कटाने की कोशिश की कि वजदान को जो है वो माइनस कराएं। इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, 1-2 को बड़ी तकलीफ़ हुई थी। कौन? मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी किसी का। पता तो चले कौन थी, किसको तकलीफ़ हुई थी? अब उनके साथ 200 बंदियाँ, वो कहते हैं भाई मेरे पास शादी के कोई 500 प्रपोजल्स दिन में आते हैं, तो उनमें से कोई पता तो होगा कौन सी बंदी है जिनका? वो एक थी, मतलब उसे बड़ी तकलीफ़ थी और उसने बड़े वाज़े अल्फाज में बात की कि मेरा जिस्म के पार्ट्स तो बहुत बड़े बड़े हैं और अच्छा, वजदान जो है उसके पास कुछ नहीं है, तो जो चाहत सिर्फ मेरे हैं और ये वो। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर है? सोशल मीडिया पे है। और अच्छा। मतलब मैं हैरान रही किस टाइप की बातें कर रही है। तुम्हें फेम चाहिए तो तुम अपना, मतलब जैसे हमारा एक गाना आया और वो हो गया हिट, क्लिक, तो तुम भी कुछ काम करो, तुम भी क्लिक हो जाओगे, तुम्हें फेम मिल जाएगी। मैं किसी पे कीचड़ नहीं उछालना चाहती थी। अगर उसे लगा कि मुझ पे कीचड़ उछाल के उसे फेम मिलती है तो वो कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जवाब दिया उसको? नहीं, मैं बिल्कुल भी जवाब नहीं दूंगी। मैं उसको इस काबिल ही नहीं समझती कि मैं जवाब दूंगी। मतलब आपने बिल्कुल खामोशी, जब वो आपके सामने वीडियो आई तो आपने देखा नहीं कि बहुत ज्यादा पर्सनल हो रहा है यार, इसको तो मैं नहीं, मैं क्यों जवाब दूं? मेरा लेवल ही नहीं है कि मैं उसको जवाब दूं। मैं उसको इस काबिल ही नहीं समझती कि मैं जवाब दूं। वो तो यही चाहती है कि मैं करूं, लेकिन वो इस काबिल तो हो कि मैं उसको जवाब दूं। तो आपने कहा कि नो रिस्पॉन्स इज आल्सो अ रिस्पॉन्स। एग्जैक्टली, मतलब उसको लगता है कि चाहत उसका तो उसी का ही है, चाहत सिर्फ उसी का है। लोग चाहत फतेह अली खान साहब पे लड़ रहे हैं। वो चाहत अपनी बीवियों का और उसी का है, बंदी का। बीवियों का मतलब वो तो कहते हैं मैं सिंगल हूँ।
माशाल्लाह से 3 बीवियाँ उनकी और 7 बच्चे हैं उनके। हाँ, सिंगल तो वो कहीं दूर दूर से भी नहीं है। नहीं है। तो उन्होंने कभी ऐसा इजहार किया कि जिस तरीके से नॉर्मली वो हर किसी के साथ करते हैं कि मैं जो है वो शादी के लिए तैयार हूँ और क्या आप मुझसे शादी वो तो करेंगी? हर दूसरी बंदी को हाँ। बल्कि हर पहली बंदी को यही हाँ, बात करते ऐसा हैं ही कि है। हाँ तो मैं, उन्होंने कभी आपको कहा है? वो एक वीडियो थी क्लिप था, तो उसमें वो कहते वजो तू थोड़ी जी मोटी होती है तो मैं तेरे ना ब्याह कर देना। और बड़ा हम इस बात पे हंसे थे। ये एक जोक ही था हमारे लिए, हमने उस चीज़ को सीरियस नहीं लिया था। मजाक मजाक में जो है ना वो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कुछ लोगों की नेचर ऐसी होती है कि वो मजाक मजाक में वो बात कह जाते हैं जो उनके दिमाग में होती है। ये बातें आपको तब पता चलती हैं जब आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, आपको एक टाइम गुजर जाए, आप दूसरों से उसके बारे में राय सुनो। किसी को एकदम से देख के उसके बारे में राय कायम नहीं की जा सकती, उसे जज नहीं किया जा सकता। सो मैं भी ऐसा ही चाहती थी कि अगर कोई बात पता चली है, देखिए मैं फरिश्ता नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। मुझे तभी पता चलेगा जब कोई इंसान ठोकर खाता है, जब सीखता है, जब किसी के साथ टाइम स्पेंड करता है, तभी उसको जज कर सकते। पहली मुलाकात में तो मैं आपको भी जज नहीं कर सकूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे बताइएगा, बदोबदी वाला फेम मिल गया आपको, तो आपको लगा नहीं कि अब इस फेम को मुझे कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना है या मैं इसका कुछ करूं, क्योंकि ऑब्वियसली यू आर ऑन सोशल मीडिया, तो आप इन्फ्लुएंसर भी हो, कंटेंट भी बना रही हो, तो आपने सोचा कि मैं इस फेम को कहीं ना कहीं प्रॉपर्ली पॉजिटिवली इस्तेमाल करूं? अच्छा, मैंने कोशिश की थी और जो मेरी नीश थी फ़नी कंटेंट की, मैंने उस तरह की वीडियोस वगैरह बनाई। मुझे बहुत ज़्यादा ऑफर्स भी हुई इस गाने की, ये वो। तो मोस्टली लोग जो थे ना वो पे नहीं करना चाह रहे थे। वो कहते थे कि पे करना ही नहीं है हमने, जिस तरह हम गाना बनाते हैं अगर वो बदबदी की तरह हिट हो जाता है तो हम आधा आधा कर लेंगे, कुछ इस तरह की बातें हुई। और कुछ फजूल किस्म के फोटोग्राफर्स थे जिन्होंने हम आपका शूट करते हैं, हम आपका बोल्ड शूट करते हैं, हम आपका नाइटी में शूट करते हैं, इस तरह की कुछ बातें जब सामने आई तो पहले मैं एक्साइटेड थी कि मुझे फेम मिल गई है और मैं कुछ अच्छा काम कर सकूंगी, मैं कतरीना कैफ बन जाऊंगी शायद। बट मुझे एकदम होश आई तब जब लोगों के मैसेजेस आना शुरू हो गए, और लोगों की तरफ से तो, जो प्रोफेशनल लोगों की तरफ से तो जो रिस्पॉन्स था ही, आम आवाम की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया मुझे, जब मुझे मेरे पब्लिक नंबर पे मैसेजेस आना शुरू हो गए, आप एक नाइट का क्या लेती हैं, मेरे तोते उड़ गए कि ये क्या बात कह दी है कि एक नाइट का क्या लेते। मैं बाजार में खड़ी कोई लड़की नहीं हूँ, मैं इस तरह के कोई काम नहीं करती हूँ, तो फिर मुझे इस तरह के मैसेजेस क्यों आ रहे हैं? पहले थोड़ा सा मुझे गुस्सा भी आया, दुख भी हुआ इस चीज़ को कि मुझे फेम इस तरह की मिल रही है कि मैं इस तरह की लड़की हूँ। फिर मुझे बाद में पता चला कि बहुत सी लड़कियां जो एकदम से वायरल होती हैं, तो उनमें से हमारी टिकटॉकर्स भी हैं जिनके नामनासी वीडियोस भी आ चुकी हैं, वो इस काम में मुलविस हैं। वो अपना जिस्म देती हैं और उसके बदले में उनको बेनिफिट मिलते हैं। तो वही चीज़ वो लोग चाह रहे थे और मुझसे पूछा कि आपका रेट क्या है एक नाइट का, और मैंने बहुत से लोगों को फिर जवाब दिया, मैंने कहा मेरा वो रेट वही है जो आपकी वालदा का है। तो इससे बेहतर जवाब मेरे पास और कुछ नहीं था। नहीं तो ये ऑब्वियसली जब आप सोशल मीडिया पर होते हो तो इस तरह के कमेंट्स आपको हमेशा आते हैं, तो जब आपको इस तरह के कमेंट्स आए, वहीं पर जैसे आपने बात की कि आम आवाम की जानिब से आते हैं, वहीं पर बहुत सारे ऐसे लोग आपको अप्रोच करते हैं जिनके बारे में आपके जहन में एक इज्जत होती है कि यार ये बंदा बहुत इज्जत के काबिल है, इसको मैंने टीवी पर देखा है या इसको मैंने काम करते हुए देखा, मैं इसको जानती हूँ। वहाँ से कोई मैसेजेस वगैरह आए? शाइस्ता, आप क्या चाह रही हैं कि मैं पॉडकास्ट छोड़ के चली जाऊं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आप मुझे चाह रही, आप क्या चाह रही? मुझे लग तो यही रहा है कि आप, मुझे लग नहीं रहा कि आप चाह रही है कि मैं पॉडकास्ट को आगे कंटिन्यू करूं। मैं चाह रही हूं कि अगर ऑब्वियसली आपने कहा ना कि जिस तरीके से बाकी एंकर्स ने आकर बात की, आप चाहते हो कि इसका जवाब आपको यही दूंगी, हाँ, लेकिन मैं नाम किसी का भी नहीं लूंगी। अगर आपने मुझसे फोर्स किया तो मैं यहाँ से उठकर चली जाऊंगी। नहीं, डेफिनेटली मैं फोर्स कर ही नहीं रही, आपको मेरा काम ही नहीं है फोर्स करना। मैं तो सवाल कर रही हूँ कि कभी ऐसा हुआ? हाँ, हुआ, ऐसा हुआ है। आपने क्या रिस्पॉन्ड किया? कहीं ना कहीं हमें लगता है, जो लड़कियां न्यू आती हैं, जो स्ट्रगलर होती हैं, हमें लगता है कि हम अगर इसके खिलाफ बोलेंगी तो ये हमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा देगा। इसके लिंक्स हैं, ठीक है, अदारों में हैं, ये पावर रखता है, पैसा रखता है। अगर हम इसके खिलाफ बोलेंगी तो हमें लोगों की तरफ से हमदर्दी नहीं मिलेगी और उल्टा लोग हमारे बारे में बातें भी करेंगे और ये बंदा हमें नुकसान भी पहुंचा देता है, जिसकी वजह से मोस्टली लड़कियां जो होती हैं वो छोटे मोटे नाम तो ले लेती हैं लेकिन फेमस बंदों के खिलाफ नहीं बोलती। तो आप भी उनमें से हो जो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आगे चल के कभी ना कभी आपको नुकसान पहुंचाए, तो बेहतर यही है कि आप खामोश रहो। हाँ, मैं चुप रहना ज़्यादा पसंद करूँगी। मतलब जिसे कहते हैं ना, चले छोड़े, मतलब मैं चुप रहना पसंद करूँगी। एक चुप 100 सुख। एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, और ऑब्वियसली आप अपनी फैमिली के साथ भी नहीं रहते हो,
तो आप अब मेरी बहन को आप क्या समझती हैं? वो नहीं मेरी मैं कह रही हूँ family नहीं है। फैमिली इन द सेंस कि बहन तो अपना काम कर रही होगी, अपना कुछ ना कुछ या तो पढ़ रही होगी या जॉब कर रही होगी, कुछ भी कर रही होगी। फैमिली इन द सेंस के फैमिली होती है ना, जो कि आप के भाई हो गए, वालिद साहब हो गए, तो कहीं ना कहीं आप उनसे पॉकेट मनी ले रहे होते हो, कहीं ना कहीं भाई ला के दे रहे होते हैं। शायद हम इतने बड़े हो गए हैं कि अब हमें पॉकेट मनी की जरूरत नहीं पड़ती, हमें हमारे माँ बाप ने जो है अपने पैरों पे खड़ा कर दिया। फाइनेंसेस हैं आपके, आप कैसे मैनेज करते हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं जॉब करती हूँ, आपकी तरह जो है मैं एंकर हूँ और मैं रोड शो करती हूँ, पॉडकास्ट करती हूँ, स्टोरीज करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा अर्न कर रही हूँ। कितना टाइम हो गया आपको? मुझे ये सब करते हुए 1 साल हो चुका है। जैसे एक बदो बदी जब वायरल हुआ था उसके बाद मुझे ऑफर आई और फिर मैंने किया, जॉब कर रही हूँ। तो आपको साल हो गया है। साल से पहले मैं प्रमोशंस करती थी और उसका मैं अच्छा अर्न कर लेती थी और मैं इसके साथ ग्राफिक डिजाइनर भी हूँ। वाओ, अच्छा, ये दिस इज नाइस। तो स्टडीज क्या है? मैंने ग्रेजुएशन किया। आगे मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं पढूं, बट अच्छा अर्न कर रही हैं आप तो, पढ़ाई की जा सकती है साथ ही साथ। अब मुझे लगता है कि हम बड़े हो गए हैं, अब किताबें खोलना। 16? ओह माय गॉड, मैं भूल गई थी, आई एम सॉरी। यू आर जस्ट 16, आप कर सकती हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो। हाँ, हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप सुने मुझे किताब पकड़ते हुए देखें, तो पिक्चर्स आ रही हूँ आपकी किताब वगैरह के साथ। तो ये बताइएगा कि जिस तरीके से हम बात करें दोस्तों की, डेफिनेटली आपके दोस्त वगैरह होते हैं, तो आपके जो दोस्त हैं किस तरह के दोस्त हैं, कहाँ से उनका ताल्लुक है, मतलब कौन सी फील्ड से ताल्लुक है उनका? मेरे दोस्त हर फील्ड से ही हैं और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सब मेरे से बड़े हैं, मैच्योर हैं, जो कि मुझे अच्छी नसीहत करते हैं। ऐसे जैसे लोंडे लपाड़े होते हैं छोटी एज के, वैसे ऐसे मैं दोस्त नहीं रखती हूँ क्योंकि इनको खुद भी अकल नहीं होती। हाँ, खुद भी अकल नहीं होती। मैं खुद को भी समझती हूँ कि मुझे खुद को भी इतनी कोई ज़्यादा अकल नहीं है, कहीं ना कहीं मैं गलती कर देती हूँ। लेकिन जब आप अपने से थोड़े से मैच्योर दोस्त रखते हैं तो आपको समझाते हैं, आपको अकल की बात बताते हैं। तो मेरे दोस्त हर फील्ड में हैं, डॉक्टर्स भी हैं, वकील भी हैं, अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, हर फील्ड से हैं मेरे दोस्त। शहजादी राय इज योर फ्रेंड? या शहजादी राय पारस इज योर फ्रेंड? जी, मेरी दोस्त है वो। तो वो मुझे बताइएगा उनसे क्या नसीहत लेती हैं आप? शहजादी राय अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है। पारस की एक अपनी नीश है, उसका मैं उस पर बात भी नहीं करूँगी, लेकिन शहजादी राय जिस तरह से काम कर रही है अपनी कम्युनिटी के लिए, आई विश कि उनको वो राइट्स मिलने चाहिए जो उनका हक है। अच्छा, मुझे बताएंगे अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने, ऑब्वियसली बात है, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि किसी ना किसी तरीके से या आपको अगर काम मिल रहा है, और आजकल यही इमेज बनी हुई है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि काम जो है वो एक तो शॉर्टकट है कि आपको पैसे ज़्यादा मिलते हैं। तो अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने की कभी कोशिश की आपने? मैं वेट कर रही थी कि कोई अच्छी ऑफ़र आए, लेकिन ऑफ़र के साथ जो डिमांड्स आती हैं उसने तो मुझे बहुत डिसहार्ट कर दिया। और फिर मुझे लगा कि नहीं, अगर मेरी रोटी चल रही है एक जॉब से तो मेरे लिए वही बेहतर है। तो आप जिस तरीके से ऑफ़र्स आई, किस काम के लिए ऑफ़र्स आई? फॉर मॉडलिंग, फॉर एक्टिंग, मॉडलिंग, ये सब ऑफर्स थी। फ़ोटोशूट्स का बारे में कहा गया, एक वेब सीरीज़ थी इंडियन की तरफ से, लेकिन वो इतनी बेहुदा कहा गई ड्रेसिंग के हवाले से और जिस तरह के सीन्स थे। मैंने खुल के उनको कहा कि मुझे सब कुछ बताइए, ठीक है, जिस टाइप के आपके होते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जी आपको हीरो की गोद में बैठना है, आपको प्रिटेंड करना है। तो मेरे लिए तो ये सब नाकाबिले बर्दाश्त था। प्रिटेंड क्या करना है? बहुत कुछ वाहियात सीन थे। तो क्या उन्होंने आपको स्टोरी लाइन क्या दी? कोई स्टोरी लाइन थी या उन्होंने बस कहा? मतलब वाहियात ही थी। एक कोई पुलिस ऑफिसर थी और उसने ट्रैप करना था और उसने मतलब लोगों में घुसना था और मतलब अपने आप को बड़ा सेक्सी बना के घुसना था उनकी लाइन में। तो ये बड़े ही फजूल किस्म की थी। जब मैंने ड्रेसिंग सुनी कि ड्रेसिंग किस तरह की होगी, सीन्स किस तरह के होंगे। शी की बात तो नहीं कर रही है? एक इंडियन सीरीज आई थी शी, उसी की स्टोरी है ये। इसी तरह टाइप की थी कुछ और बड़े ही बेहुदा किस्म के थे, डायलॉग भी और किसिंग विसिंग के सीन भी थे। तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा कि मुझे ये सब करना चाहिए। पैसों की बात नहीं की आपने? कि पैसे जो थे पाकिस्तानी 65 लाख थे। तो आपने अभी कहा ना कि अगर मुझे चाहत फ़तेह अली खान साहब अच्छे पैसे देते तो मैं बदोबदी 2 भी कर लेती। अच्छा, आपने उसमें मेरी ड्रेसिंग देखी बदोबदी 1 में? ड्रेसिंग जो थी मेरी बड़ी अच्छी थी और वो गाना इस तरह का था कि आप अपने बच्चों को दिखाते हुए शर्मिंदा नहीं होंगे। उसमें ड्रेसिंग बड़ी खूबसूरत थी, बाल क्यूट थे, कोई इस तरह का स्टेप भी नहीं था। बच्चों में ज़्यादा मकबूल हुआ। बच्चे अपने जो है वालिदैन जो है अपने बच्चों को दिखा रहे हैं और बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। अभी चाहत फ़तेह अली खान साहब आपके बाल भी पकड़ रहे हैं। वो इतने ज़्यादा तो नहीं, ऐसे उन्होंने हल्का सा किया, ठीक है। तो वो इतना
ऐसा नहीं था कि पसंद आया नंग वो। धंग जो चीजें थी ना वो उसमें नहीं था ऐसा कुछ भी। जैसे कि अब उनकी वीडियोस में नंग धड़ंग आना शुरू हो गया, बदोबदी में ऐसा कुछ भी नहीं था, जिसकी वजह से आज भी फैमिलीज जो है वो मुझे मिलती हैं और उनके बच्चे ज्यादा पहचानते हैं, कहते हैं बदोबदी है ये तो अच्छा लगता है। तो ये बताएं, बैक टू द स्टोरी के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें, ड्रामा ऑफर हुआ कभी? ड्रामे की ऑफर नहीं हुई कभी, नहीं हुई। हुई। कभी किसी ने कुछ कहा हो आपको कि आपको, जैसे आपने कहा ना कि अगर ऑफ़र हो रही है तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें आती थी, बहुत सारी और डिमांड्स आती थी, पहले तो ये बताएं डिमांड्स क्या आती थी? डिमांड्स आपको पता है कि आप इस फील्ड में हैं, डिमांड्स तो यही आएगी कि अगर आपको काम चाहिए, फेम चाहिए, आपको फेमस हो जाएंगी, आपको पैसा मिल जाएगा, आप बड़ी हीरोइन बन जाएंगी, आपको इसके लिए प्रोड्यूसर के साथ सोना पड़ेगा, डायरेक्टर के साथ सोना पड़ेगा, फलां के साथ रात गुजारनी पड़ेगी, ऐसी ऑफर्स होती है जो तो हमारी इंडस्ट्री में देखें ना कितनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं और बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं वो। आपको लगता नहीं इस तरीके से पूरी इंडस्ट्री को, के जिस तरीके से यूजुअली लोग कहते हैं, आपको लगता नहीं है पूरी इंडस्ट्री इस लपेट में आ जाती है? आपको नहीं लगता कि बहुत सी जो हीरोइन है इस बारे में बोलती हैं? सेलिना जेटली ने जो एक बड़ी अच्छी बात कही थी, उसने कहा था अगर यहाँ पे कोई कहे ना कि मैं वर्जन हूँ तो वो झूठ होगा। ठीक है, इंडस्ट्री चाहे वो इंडिया की है या पाकिस्तान की है, और ये सबको ही पता है हमें कि कोई भी यहाँ पे बहुत खूबसूरत लड़की हैं, उनको काम नहीं मिल रहा, वो फेम चाहती हैं, उन्हें फेम नहीं मिल रही, फिल्म नहीं मिल रही, ड्रामे नहीं मिल रहे, तो आप क्यों नहीं मिल रहे? उनमें टैलेंट भी है, खूबसूरती भी है। नहीं जी, आप कह रही हैं जितनी भी हमारी ड्रामा इंडस्ट्री की हम बात करें, बहुत खूबसूरत और बहुत टैलेंटेड हीरोइंस भी हैं, वहीं पर बहुत सारी हमारे पास अभी स्ट्रगलर्स भी हैं और बहुत सारी ऐसी न्यू कमर्स भी हमारे सामने आ रही हैं। तो आप कह रही हैं कि ऐसे कहीं ना कहीं कंप्रोमाइजेस करती हैं, मेहनत भी करती हैं लेकिन कंप्रोमाइजेस भी तो करती हैं। मेहनत तो आप भी करती हैं, मेहनत तो मैं भी करती हूँ, मेहनत तो बहुत सी लड़कियां करती हैं जो कि बहुत खूबसूरत हैं, टैलेंटेड भी हैं, वो क्यों नहीं आगे जाती? क्या बताओ किसी को टैलेंट की वजह से काम मिला? टैलेंट तो आप में भी है, आप क्यों नहीं आगे? गई नहीं ना एंटरटेनमेंट में, मैं तो कभी गई नहीं। मैं भी, मुझ में भी टैलेंट है, बहुत सी लड़कियों में टैलेंट है। एक्टिंग इज नॉट माय नीश, एक्टिंग मुझे कभी भी नहीं आई। बहुत सी लड़कियों में टैलेंट है, वो क्यों नहीं आगे आ सकती? मुझे बताइए, कंप्रोमाइज नहीं करती है बहुत सी लड़कियां। तो इसलिए आपने ड्रामा इंडस्ट्री नहीं चूज की, क्योंकि आपने जानने की कोशिश की और वहां से आपको कंप्रोमाइज करना पड़ा। अगर कंप्रोमाइज करोगे तो आगे जाओगे, ये मिलेगा वो मिलेगा, तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं कंप्रोमाइज करती फिरूं? अच्छा, मुझे बताएं कि आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? इन लास्ट, अल्लाह बेस्ट प्लानर है, मेरा कोई प्लान नहीं है फिलहाल। मतलब जो प्लान करते हैं होता उसकी उल्टी है। इज्जत के साथ कमाना चाहती हूँ और यही मेरा प्लान है बस। कोई ऐसा नहीं होता कभी कोई ऐसा कंटेंट कमेंट आए जो कि आप कहते हो कि यार दिस इज टू मच? कभी कभी कोई कमेंट ऐसा होता है जो आपको बहुत ज़्यादा हिट करता है कि यार क्या है ये? वो भी तो आते हैं ना, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, इंसान को फर्क पड़ता है, गुस्सा आता है। एक कमेंट आया था कि ऐसी औलादें माँ ज़ाया करवा देती हैं, ऐसी औलादें माँ ज़ाया करवा देती हैं, और मैंने उसको आगे से बहुत प्यारा जवाब दिया था। मैंने उसे कहा था हाँ, और आपकी जैसी जो माएँ होती हैं ना, वो अपने यार की निशानी समझ के पैदा कर लेती हैं। मैंने उसको बड़ा अच्छा जवाब दिया था। मतलब मैं वो नहीं हूँ कि मैं रोना शुरू कर दूंगी, मैं साइड पे हो जाऊंगी, मुझे तकलीफ होगी कि ये क्या बोल रहा है, इनकी क्या औकात है कि ये मुझे रुलाएं या टेंशन दे। ये तो आपको लगता है मुंह जैसा होगा वैसे उनके मुंह पे थप्पड़ लगाऊंगी मैं। अगर हम सोशल, जैसे फॉर सपोज हो सकता है ना, देखिए मेरे और आपके सोचने में फ़र्क है, तो जो हो सकता है जो चीज़ आपको बुरी लग रही हो मुझे ना लग रही हो, जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही हो सकता है आपको अच्छी ना लग रही हो। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी लड़कियां हैं जो कि गंदा कंटेंट बना रही हैं सोशल मीडिया पर? ये आप जब कुछ लीक्स वीडियो देख लेती हैं तो पता चल जाता है कि कौन अच्छी है कौन गलत है। कुछ एआई भी होती हैं, कुछ एआई भी होती हैं, एआई का भी पता चल जाता है आपको, और जो ओरिजिनल होती हैं वो भी आपको पता चल जाता है। तो फिर आप जज कर सकते हैं ना। तो आप कह रही हैं जिनकी वीडियोस बहुत से जो लड़कियां हैं उनकी जो फेम है वो अच्छी भी है, वो बड़ा अच्छा काम भी कर रही हैं। बहुत सी लड़कियां हैं ऐसे, मैं बहुत से नाम हैं इनमें। तो अगर अच्छा किसको समझते हो, बुरा किसको? मतलब एक नाम ले लो ना, मुझे समझ आ जाए। जैसे फॉर सपोज हम बहुत सारे लोग हैं जो कि सोशल मीडिया पर, और जुल्करनैन मियां बीवी हैं, दोनों बड़ा अच्छा कंटेंट जो है वो बना रहे हैं, इज्जत के साथ बना रहे हैं। अब कमल आफ्ताब की भी देखें, बहुत दफा कोई ना कोई वो सीधी बात भी करे तो उसकी कंट्रोवर्सी बन जाती है।
तो ये तो लोगों के ज़हन है ना, हम लोगों के ज़हन कैसे चेंज कर सकते हैं? तो मैं कह रही उनकी सोच है तो हम क्या करें? अच्छा आपकी नजर में यहाँ पे तो वो क्या कहते हैं, मायरा खान को नहीं बख्शा जाता है, किसी को भी नहीं। मिशी खान जो है हर वीडियो में वो टांग अड़ाती है, उनको नहीं बख्शा जाता, उनको ट्रोल किया जाता है। अब किसकी बात कर रही है कि हम लोगों पे बन बांधते फिरे उनकी सोच पे कि आप ये ना सोचो, वो ना सोचो, ये ना करो, हमें अच्छा सोचो, हमें बुरा सोचो, हमें ये समझो। क्यों समझे? मतलब इतना टाइम है हमारे पास कि हम आप लोगों के मतलब बिल्कुल अनफॉलो करते हैं आपको कमेंट भी ना करें, कोई बात ना करें आपके बारे में? ऐसा नहीं होता, ऐसा ही होता है ना। आप कह रही हैं ट्रोलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आप जहाँ पे अगर 1000 लोग हैं कमेंट कर रहे हैं, तो अगर 100 उसमें ट्रोलर हैं, तो क्या बाकी के लिए कंटेंट बनाना बंद कर दें? बाकी लोग कह रही हैं कि ट्रोलर्स को इग्नोर करना चाहिए, ट्रोलर्स को करना चाहिए। और मैंने देखा है कि बहुत सी लड़कियां जो है वो रो पड़ती हैं कि जी ट्रोलर ये कह रहे हैं, वो तो उनके कह देने से क्या हो जाता है? आप ऐसी बन तो नहीं जाओगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आखिर में क्या पैगाम दोगी लड़कियों को जो सोशल मीडिया पर हैं और जो सोशल मीडिया पर नहीं है? सबको यही कहूँगी कि एक ज़िंदगी मिली है, उसे जिए, अच्छे तरीके से जिए। और ये जो वीडियोस आप बनाती हैं ये मत बनाया करें, ये बड़ी कुछ अजीब सी बातें होती हैं। आपको लगता है कि आपको किसी फील्ड में जाना है जो जिसमें आप कंफर्ट फील करती हैं, तो उसमें ज़रूर जाइए। अच्छा, खलीलुर रहमान कमर साहब ने कुछ कहा था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। कभी भी उन्होंने आपको मैसेज किया? नहीं, उनके साथ जिस लड़की ने कुछ गलत किया था, तो उसके साथ मेरी थोड़ी दोस्ती थी, हमने शूट एक साथ किया था। हनी ट्रैप वाला जो मामला हुआ था, उसमें थोड़ा सा वो जिसने हनी ट्रैप किया वो आपकी दोस्त है? वो दोस्त ही, हमारा शूट इकट्ठा हुआ था। कौन सा शूट? एक फोटो शूट था हमारा, एक साथ हुआ था, जिसकी वजह से वो केस में कुछ मेरा नाम भी आ रहा था, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। खलील साहब को ही पता था, अगर कुछ होता भी तो फिर सामने आ जाता। तो आपने जो खुद कहा मल्टीपल टाइम के खलील रहमान साहब जो है वो कहीं ना कहीं उन्होंने भी आपको ऑफर कराई? नहीं, मुझे उन्होंने किसी किस्म की ऑफ़र नहीं करवाई थी। मुझे किसी किस्म की ऑफ़र करवाई उन्होंने। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वजदान राव हमारे साथ मौजूद थी, बात हम कर रहे थे इनसे इंडस्ट्री के बारे में। बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो कि बनना चाहती हैं स्टार, फेमस होना चाहती हैं डेफिनेटली, तो ये रास्ता हम नॉर्मली बात कर रहे होते हैं बड़ा कठिन है। क्या राय थी इनकी बदोबदी का, क्या पूरी स्टोरी थी, वो सब कुछ आपको पता है। उम्मीद आपको आया होगा पसंद। मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।